वेलकम स्टूडेंट। हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्रीय आय पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शेष रही हुई अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे और उनके बीच संबंध को भी डायग्राम के द्वारा देखेंगे। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय उत्पादन के सभी साधनों को, जो हमारे साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहसी, उनको उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होने पर जो प्रतिफल मिलता है, उन सब का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे श्रमिक को मजदूरी मिलती है, भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलती है, साहसी को लाभ मिलता है और एक नवीन उत्पादन का साधन भी प्रयोग में लिया जाता है, प्रबंधक, जिसको वेतन के रूप में आय प्राप्त होती है। तो इन सबको जो प्रतिफल मिलता है, उन सब का योग आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम जैसे हम कहें, जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से मूल्य ह्रास को घटाने पर जो शेष रह जाता है वो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी ग्रॉस से हम नेशनल नेट निकालते हैं, यानी सकल में से जब भी हम शुद्ध निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जीएनपी में से एनएनपी निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जब भी राष्ट्रीय में से घरेलू को निकालते हैं तो उसमें एक्स माइनस एम को माइनस करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक्स माइनस एम को माइनस करते हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम दूसरे फॉर्मूले के रूप में देख सकते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यदि इसको इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा एनएनपी निकल जाता है। डोमेस्टिक है, हमारा घरेलू है, यदि इसमें शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाएगा तो आपका फैक्टर कॉस्ट है राष्ट्रीय निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला हो सकता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन देखा था हमने कि जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, साधन लागत निकालते हैं, तो उसमें हम आर्थिक सहायता को जोड़ देते हैं कि साधन लागत है क्योंकि उत्पादन कर्ता को प्राप्त हुई है, इसलिए इसमें आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है। सब्सिडी, अनुदान जो मिलते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर है उसको घटा दिया जाता है। और यदि मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर देखा जाता है, तो उसके अंतर्गत इसका विपरीत करते हैं हम कि बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं और आर्थिक सहायता को घटा देते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। अब हम घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद की विभिन्न धारणाओं में संबंध को इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। इस डायग्राम के कंसेप्ट से आपको जो पॉइंट है वो आपको ढंग से क्लियर हो जाएंगे। इस पॉइंट में जीएनपी एट मार्केट प्राइस ऊपर लिया गया है, और फिर उससे दो एरो निकाल करके इधर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस लिया गया है। फिर दो एरो ये लेफ़्ट और राइट में दो एरो निकाले गए हैं, फिर यहाँ से भी दो एरो निकाले गए। इस तरीके से एक डायग्राम हमने बनाया है। जीएनपी, इस डायग्राम को बनाने का एक तरीका है कि आप इसको देखें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, यहाँ जब डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। यहाँ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपका यहाँ भी इनडायरेक्ट टैक्स लिखा जाएगा। तो फर्स्ट हम आते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से जब डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को माइनस किया जाता है, तो चूंकि डेप्रिसिएशन माइनस है तो जी माइनस एन की कंडीशन जाएगी, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस की स्थिति हो जाएगी। जब जीएनपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तो मार्केट प्राइस की जगह आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाया जाएगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार जब जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से मूल्य ह्रास को घटाया जाएगा तो आपका नेट निकल गया।
जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाया तो आपका डी निकल गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जब इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया और सब्सिडी को जोड़ा तब आपकी फैक्टर कॉस्ट निकल गई। तो आपको जो माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट जो प्राप्त होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जब एनएनपी एट मार्केट प्राइजेस में से नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाएंगे तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को घटाएंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे तब भी आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके कंसेप्ट है, या आप 2-3 बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे तो आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इधर डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तब भी आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। यानी एक ही फॉर्मूला आपका, एक ही जो प्राप्ति है वो आपके दो फॉर्मूले से के माध्यम से की जा सकती है। लास्ट हम देखें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से विदेशों से प्राप्त साधन आय को घटाएंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इधर इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, सब्सिडी को जोड़ेंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यदि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट जो है आपका याद रखने का ये है कि जब भी नेट ग्रॉस में से नेट निकालना है, सकल में से शुद्ध निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। और जब भी ग्रॉस में से यदि नेट फैक्टर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाते हैं तो नेशनल की जगह डोमेस्टिक आ जाएगा। एंड देन थर्ड, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करें, सब्सिडी को जोड़ेंगे तब आपका कंसेप्ट तो वही रहेगा, जीएनपी की जगह जीएनपी ही है, लेकिन मार्केट प्राइस की जगह आपका चेंज हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट है, यही मेन याद रखने वाली चीज़ है कि आपको क्या माइनस कर रहे हैं, उसके बाद किस चीज़ की प्राप्ति हो रही है। सेम एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें से जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाएंगे तब आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो नेट नेशनल की जगह आपका डोमेस्टिक हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया, सब्सिडी को जोड़ा तो मार्केट प्राइस की जगह आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। सेम मार्केट प्राइस में इसको घटाया तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, या डेप्रिसिएशन को घटाया तो आपका जीस की जगह एन हो गया तो एनएनपी हो गया। तो जब भी सकल में से शुद्ध की प्राप्ति करनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, यदि उसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस होगी तो डोमेस्टिक प्राप्त होगा। और यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की बात आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए जाए और सब्सिडी को प्लस किया जाए तो आपका फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट साधन लागत है, उनको सब्सिडी प्राप्त होती है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में वो जुड़ेंगी और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होंगे। आशा है आपको ये कंसेप्ट, ये डायग्राम ढंग से समझ में आ गया होगा। अब है अगला कंसेप्ट है हमारा निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय का अभिप्राय निजी व्यक्तियों द्वारा जिस समस्त आय हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त आय, समस्त आय जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त आय, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज के कुल योग में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ एवं बचतों की राशि को घटाने के बाद प्राप्त आय से होता है। तो 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि निजी व्यक्तियों द्वारा जो उसको अर्जित समस्त आय है जो से प्राप्ति हो रही है वर्तमान में, हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त आय यानी कि ऐसी आय जिसका हस्तांतरण कर दिया गया है, कि जो सर्विस क्लास को जो पेंशन मिलती है कि आपके इनकम में से पेंशन कटती जाती है, फिर जब रिटायरमेंट के बाद उनको इनकम मिलती है, तो वो हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त आय है। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज के कुल योग में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ एवं बचतों की राशि को घटाने के बाद जो प्राप्त आय होगी वो आपकी निजी आय कहलाएगी। कि आपकी जो इनकम है उसमें से पब्लिक सिक्योरिटी जो अंशदान होता है, पब्लिक पीपी फंड होता है, उसको भुगतान करने के बाद, इसी प्रकार जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनके जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से बचतों की जो राशि होती है उसको घटाने के बाद जो इनकम बचेगी वो आपकी प्राइवेट इनकम कहलाएगी।
फिर है व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय का योग होती है, जिसको ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं निजी आय माइनस निगमों की बचत माइनस निगम कर। निगमों की बचत निगम कर है कि निगमों के जो अवितरित लाभ होते हैं, कि जो उनकी सेविंग होती है और जो उन्होंने टैक्स का भुगतान किया है, इनका डिफरेंस निकाला जाता है, माइनस विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, यानी जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने आय रख रखी है तो उसको उसमें से माइनस करके निजी आय में से निकाल करके वो व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम है, वो निकाली जाती है। इन समायोजनों के कारण कई बार व्यक्तिगत आय जो होती है वो राष्ट्रीय आय से भी अधिक हो जाती है, कि आपकी व्यक्तिगत पर्सनल इनकम हो सकता है अधिक हो, लेकिन नेशनल इनकम है वो आपकी कम हो। प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, या जिसको प्रयोज्य व्यक्तिक आय डीपीआई भी कहते हैं। व्यक्तिक आय में से आय तथा संपत्ति पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर तथा फीस एवं जुर्माने की राशि को घटाकर जो शेष आय बचती है उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। यानी जो आपकी व्यक्तिक आय है उसमें जो आपके इनकम पे जो टैक्स लगे, डायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर दिया, आप पे कोई पनिशमेंट है, फीस है, जुर्माने की राशि है, उसको घटा करके जो आय बचेगी प्रयोज्य आय, यानी जो उपभोक्ता के उपयोग में आने लायक जो आय बचती है उसको प्रयोज्य आय कहते हैं। तो फॉर्मूला क्रम डी आई या डीपीआई को हम कह सकते हैं व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी फीस तथा जुर्माना। तो जो आय बचेगी वो व्यक्ति के उपभोग के लिए होगी। उपभोग या व्यक्ति बचत कर सकता है, जिसको हम देख सकते हैं कि प्रयोज्य आय को व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है अथवा बचत भी कर सकता है। तो लास्ट फॉर्मूले के रूप में आएगी हमारी डीपीआई या प्रयोज्य आय बराबर होती है उपभोग प्लस बचत, सी प्लस एस की स्थिति, कि या तो वो उपभोग कर सकता है या उसको इन्वेस्ट करने के हिसाब से या फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से उसको सेव भी कर सकता है। तो लास्ट आपका प्रयोज्य आय हुआ जो कि उपभोग और बचत के बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय के दोनों वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न 8 अवधारणाओं का अध्ययन किया। तो इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।